हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम एनर्जी वाला जो चैप्टर है वो कवर करने जा रहे हैं। एनर्जी एंड मिसलेनियस वाला चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, ये एक रिपोर्ट दी हुई है, रूल्स है। ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस रूल्स कौन पब्लिश करता है? ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस रूल इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, तो इस रूल में ओपन एसेस क्या होता है? ओपन एसेस इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एसेस टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एलिजिबल कंज्यूमर जनरेटर एंड स्टेट डिस्कॉम्स को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एसेस प्रोवाइड की जाएगी, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई जाएगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सेकेंड टॉपिक इज आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इंडिया में 2011 2011 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। इसके अनुसार क्या है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो पावर आ रही है डिस्कॉम्स को, क्या है, उनको खरीदना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में। तो ऐसी पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हुई है उसको खरीदना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस कंपनीज एंड डिस्कॉम्स को खरीदना पड़ेगा। कैप्टिव यूजर्स को भी कुछ परसेंटेज यूज करना पड़ता है इनका। ओपन एसेस कंज्यूमर है उनको क्या है सर, इनके लिए क्या है, आरपीओ मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें अभी चेंज ये हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से जो पावर बनेगी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, उसको आरपीओ के अंदर ला दिया गया है। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसमें अमेंडमेंट की बात चल रही थी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने दो स्टेट्यूटरी बॉडी क्रिएट की थी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड हर एक स्टेट्स के लिए क्या है, स्टेट इलेक्ट्रिक सीआरसी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एंड सेंटर के लिए था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, इसका एम क्या था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का? इसका कंपटीशन को बढ़ावा देना था इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। दैन इसका जो कंज्यूमर है उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखना था। तो ये इसी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लाई गई थी। फिर इसी एक्ट के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात की गई है, पावर की ट्रेडिंग की बात की गई है। एंड तो इनको ट्रेड किया जाता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे पावर ट्रेडिंग होती है। मैंडेटरी मीटरिंग का जो लागू किया गया था मैंडेटरी, एंड इसमें कोई थेफ्ट करता है, बिजली चोरी करता है तो उसमें एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस बिल को अमेंड किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया था। एंड उसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो अमेंड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है। एंड इसमें एक क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, क्रॉस सब्सिडी क्या होती है, एक सेक्टर का कंज्यूमर दूसरे का लॉस होता है उसको फुलफिल करता है। देन जैसे कि फ्राइट वाला है वो पैसेंजर को फुलफिल करता है रेलवेज के केस में। देन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उनको क्या है, एक सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। देन सीईआरसी को इसने क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ये कैन इन नए अमेंडमेंट के अनुसार सीईआरसी है वो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लीज दे सकती है, कंपनी को लाइसेंस दे सकती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन एक से ज्यादा। एंड इसमें क्या है, जो मिनिमम टैरिफ होगा, जो पावर टैरिफ होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का जो कमीशन है वो डिसाइड करेगा। राजस्थान का है वो राजस्थान का डिसाइड करेगा। ठीक है, केरला का है वो केरला का डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज प्राप्ति पोर्टल। तो प्राप्ति पोर्टल है ये, इसमें जो पावर का जो ट्रांजेक्शन होते हैं, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये प्राप्ति पोर्टल लाया गया है, ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द पावर परचेज ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पोज। तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पोज किस सेक्टर से रिलेटेड, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें एंटायर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेंट्रलाइज किया जाएगा, जो खरीदना है वो एक ही पोर्टल से हो पूरे देश में। तो इसमें क्या है, एंटायर एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थ्रू सेंट्रल मार्केट से ऑपरेट होना चाहिए। एंड ये वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइस पे को लागू करने की दिशा में एक कदम है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पेस। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 एक रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल ओपन एसेस रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो ओपन एसेस होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उसको जो ओपन एसेस का जो डेटा है वो कौन मैनेज करता है? रजिस्ट्री है ये, जिसमें सारा डेटा है वो ओपन एसेस से रिलेटेड वाला है, वो इसमें फीड किया जाता है। एंड ये इसको मेंटेन कौन करता है, इस रजिस्ट्री को? नेशनल ओपन एसेस रजिस्ट्री इज मेंटेन्ड बाय नेशनल लोड डिस्पोज सेंटर, इसको मैनेज करता है। एंड ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहां पे इट मेंटेन द शॉर्ट टर्म ओपन एसेस, जो इंटरस्टेट का जो ट्रांसमिशन होता है उसका डेटा को ये मेंटेन करती है। देन नेक्स्ट इज पावर एक्सचेंज। तो एक नया पावर एक्सचेंज बनाया गया है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। एंड ये क्या है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया है किसके द्वारा, किसका है ये? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस
ICICI बैंक के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा इंडिया का एनर्जी एक्सचेंज भी है, इंडिया गैस एक्सचेंज भी है पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज कोल। कोल में देखो तो हमारे इंडिया में क्या है, 5th लार्जेस्ट कोल के रिजर्व है। वी आर 2nd लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर। देन जो सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है कौन सा होता है, पीट होता है। उसके बाद में लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट में क्या है, 40 to 50% कार्बन कंटेंट होता है। ये राजस्थान में मिलता है, लखीमपुर इन असम लिग्नाइट मिलता है। तमिलनाडु के जो वाला एरिया है नेवेली वाला को दान बिटुमिनस है वो उसमें 60 से to 80% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में 80 to 95% कार्बन होता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट इज हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। देन रिसेंट फॉर्म हुए थे तो इंडिया का जो कोल है उसमें हाई क्वालिटी ऑफ एस पाया जाता है। ठीक है, एंड तो एंथ्रासाइट का मिलता है। देन नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन फॉर द कोल माइंस, इसमें अभी रिसेंटली रिफॉर्म किए गए हैं। उनके अनुसार अभी जो कोल माइनिंग है उससे जो कोल आएगा वो उसमें कोई एंड यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जो भी निकालेगा कोयला, फ्री ट्रेड ऑफ ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई है कोल को, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं वो लोग। एंड नो प्रायर एक्सपीरियंस, जो कोल माइनिंग के लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप पोली लगाओ, ज्यादा पैसा दोगे तो आपको ज्यादा वो माइन मिल जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अडॉप्ट कर लिया गया है, इसको अडॉप्ट किया गया है हाइड्रोजन HALF में। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल कोल इंडेक्स। तो गवर्नमेंट ने ये नेशनल कोल इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें मंथली प्राइस बताया जाता है कोयले का, कोल का मंथली प्राइस इसमें अपडेट करते हैं वो लोग। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका बेस ईयर कितना है, 2017-18 इसका बेस ईयर है। इसमें कोकिंग एंड नॉन कोकिंग दोनों कोकिंग एज वेल एज नॉन कोकिंग कोल के बारे में बात की गई है। तो ये दोनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं नेशनल कोल इंडेक्स में। परंतु जो वास्ट कोल होता है जो धोने के बाद कोयला बच जाता है और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आता है तो उसको इसका पार्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वास्ट कोल इसका पार्ट नहीं है, बाकी कोल कोकिंग एज वेल एज नॉन कोकिंग फ्यूल है वो उसमें नेशनल कोल इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक बॉडी रिव्यू है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। इसको 2006 एक्ट के द्वारा बनाया गया था। एंड इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड एक्टिविटीज है वहां पे इंटरेस्ट का प्रमोट करना है। ठीक है, तो इसको अंडर ही क्या है, इंडिया गैस एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है। ठीक है, एंड इंडिया गैस एक्सचेंज है वो एक सब्सिडरी है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। एंड तो इसका जो काम है, कोई भी जो पाइपलाइंस होती है उनका अप्रूवल कौन देता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसका अप्रूवल देता है। पाइपलाइन कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है उसका एरिया वगैरह में ये देखता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल बनाया गया है गुजरात में, भावनगर में। तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल बनाया गया है। तो किरित पारेख पैनल का संबंध किससे है, किरित पारेख पैनल इज रिलेटेड टू गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, गैस प्राइसिंग। ठीक है, तो गैस प्राइसिंग है वो अभी इंडिया में 2 मॉडल पे डिसाइड की जाती है, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म एज वेल एज नॉन एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, एंड ये जो गैस प्राइस है वो 6 महीने के लिए डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, मेजर तो इंटरनेशनल में देखो तो इंटरनेशनल में कौन कौन से फॉर्मूला के आधार पर डिसाइड करते हैं। देन हेनरी क्लब है, गैस प्राइसिंग का मैकेनिज्म है एक। देन नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट है। देन अल्बर्टा है, रशिया का अपना है। तो हेनरी क्लब, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, अल्बर्टा रशिया है, वो किससे रिलेटेड है, गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। तो इससे पूछा भी गया था, क्रूड ऑयल वाला से पूछा गया था एक बार, तो से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एनर्जी एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी दी गई थी। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016 में लाई गई थी। इसने रिप्लेस किया था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, पुरानी वाली है जो 1990s में लेके आई गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक सिंगल लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। सिंगल लाइसेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के लिए है, उनके माइनिंग के लिए ये एक सिंगल लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसमें ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया है, OLAP, जिसके अनुसार जो भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर चाहता है किसी एरिया को, उनको अच्छा लगे कि इस एरिया में ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है कि आप इसको ऑक्शन करो। तो उसको बोला जाता है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। उस एरिया में वो चूज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। एंड इसमें जो है अभी जो गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इसमें अडॉप्ट कर रही है इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो फर्स्ट डे से ही उनके साथ रेवेन्यू शेयर होना स्टार्ट हो जाता है गवर्नमेंट के साथ। एंड तो इसमें राउंड द ईयर बिडिंग चलती रहती है। ठीक है, राउंड द ईयर बिडिंग है तो मोर ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, कोल बैट मिथेन इज देयर। कोल बैट मिथेन क्या होता है, ये अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल सीम में डिपॉजिट होती है। एंड इसमें मेजरली मिथेन होता है, फिर इथेन भी पाया जाता है, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर। मिथेन
इथेन एंड CO2 एज वेल एज वाटर इन थोड़े से अमाउंट में मिलता है। मेजोरिटी इसमें क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है, कोल बेड मीथेन। इसके बारे में आप इसके रिजर्वायर्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं देख सकते हो, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, हाइड्रोकार्बन, मेजोरिटी इसमें मीथेन होते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर है हम, लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस के हम फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं इंडिया में, ठीक है। नेचुरल गैस जो हमारा अभी इकोनॉमी में कितना शेयर है, 6% से 6-7% है, उसको हमारा टारगेट है कि 15% तक लेके जाया जाए। नेचुरल गैस का शेयर कितना लेके जाए, 15% बाय 2030, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो क्रूड ऑयल है उसको हमने रीरेगुलेट कर दिया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर यदि कोई जो भी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर को पब्लिक करता है तो उसको रीरेगुलेट कर दिया गया है एंड वो फ्रीली डिसाइड कर सकेंगे उसका प्राइस, ठीक है। अक्टूबर 2022 में किया गया था। पेट्रोल डीजल को पहले ही किया जा चुका है 2014 में, आई थिंक सो। एक को 2010 में किया गया था, एक को 2014 में किया गया था। ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऑयल बॉन्ड्स ऑयल बॉन्ड्स तो एक काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। यदि गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट बाकी रहती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तो वहां पे वो उनको इशू कर देती है, ठीक है। एंड या फिर कोई भी प्राइस रेगुलेट कराना होता है गवर्नमेंट को तब ये इशू करवाती है। गवर्नमेंट बोलती है कितने पैसे पे बेचोगे, यदि मार्केट प्राइस है 70 रुपए डीजल बेचना है तो वो 70 रुपए बेचेंगी, परंतु मार्केट प्राइस यदि 90 रुपीज है तो इसमें फुलफिल लॉस को फुलफिल करने के लिए एक सेस लगाई जाती है, उसको ऑयल मार्केटिंग ऑयल बॉन्ड भी रिलीज किया जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो गोदावरी पे बना हुआ है, गोदावरी नदी पे, एंड ये लाई करता है तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025, ये किसका रिलीज किया गया है, प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025। ये किसका है, ये यूनाइटेड नेशन एनर्जी का है, यूनाइटेड यूएन एनर्जी का है, जिसमें यूएन एनर्जी क्या है, एक इंटर एजेंसी बॉडी है जो कि सस्टेनेबल गवर्नमेंट SDG 7 पे फोकस करती है, दैट इज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है देश में। एंड ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेसो का हेडक्वार्टर है नागपुर में है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये काम करता है। एंड ये ओवरसीज करता है एक्सप्लोजिव एक्ट ऑफ 1884 एंड पेट्रोलियम एक्ट ऑफ 1934, पेसो एडमिनिस्टर करता है। इसके अलावा जो ग्रीन क्रैकर है उनका सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड करता है, पेसो प्रोवाइड करता है ग्रीन क्रैकर का। नेक्स्ट टॉपिक इज BMCL 11 प्रोजेक्ट है, ये एक BPCL की एक कंपनी है, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी एक कंपनी है भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, ठीक है। वो क्या है, ब्राजील में वहां पे इन्वेस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, BLC 11। तो ये BPCL का प्रोजेक्ट है ब्राजील में, ठीक है। पेटकोक, ये भी अभी हम दूसरे देश से पेटकोक इंपोर्ट कर रहे थे, वेनेजुएला से हमने पहली बार इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, पेटकोक इज काइंड ऑफ ये बहुत ही पॉलिटिंग कोल का टाइप होता है, ठीक है, जो एक कार्बोनेशियस प्रोडक्ट होता है जो कि ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में जब ऑयल को रिफाइन करते हैं तो लास्ट में लेफ्ट ओवर बच जाता है, उसको पेटकोक बोलते हैं। इसकी क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, कार्बन कोल से ज्यादा इसकी क्लोरोफिक वैल्यू होती है। और परंतु इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है कि SO2 इमिशन बहुत ज्यादा करता है, और इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, सीमेंट है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, अदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है पेटकोक का, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हमारा जो मिसलेनियस टॉपिक्स में है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है नोबेल इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 2022 वाले हम डिस्कस करते हैं। तो कौन देता है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में, ये देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस नोबेल प्राइज देती है इकोनॉमिक्स में। एंड इस बार ये दिए गए हैं बैंक रन से वाली कंडीशन से रिलेटेड है, उसको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 3 अमेरिकन इकोनॉमिक्स को दिया गया है, बेनस बेर्नाक, देन डगलस को दिया, डगलस डायमंड, एंड थर्ड इज फिलिप्स डायबिग। एंड तो ये बैन, डायमंड एंड फिलिप्स को दिया गया है। एंड तो बैन ने क्या बोला था कि बैन ने बोला था कि ग्रेट डिप्रेशन है, उसने स्टडी किया था, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 उसने स्टडी किया था। और बाकी डगलस और फिलिप ने क्या है, ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को स्टडी किया था। एंड बैन ने बोला था कि जब बैंक रन हो जाएगा तो बैंक फेलियर हो जाएगा, बैंक फेलियर हो जाएगा तो रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा तो डिप्रेशन में जा सकती है इकोनॉमी, ठीक है। बैंक रन क्या होता है, बैंक रन ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जब लोगों को अंदेशा हो जाए कि कोई बैंक फेल होने वाला है तो सब लोग अपना किसी बैंक से अपना डिपॉजिट है वो निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को बोलता जाता है बैंक रन। तो यहाँ पे ये तो बैंक रन इज रस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ सेविंग्स हैं, जो भी सेविंग अकाउंट में से अपने सेविंग लोग एक साथ निकालना चाहते हैं, तो उसको इतना पैसा बैंक के पास नहीं रहता है कि सब लोग पैसा निकाल पाए एक टाइम पे ही सारे के सारे। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस इंडिया 1962 में लागू किया गया था। अभी कितना है, एक बंदे का जो 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए एक अकाउंट में क्या है
वो इंश्योर्ड होता है। यदि उसमें बैंक फेलियर भी हो जाता है, बैंक रन की कंडीशन आ भी जाती है, तो उसमें 5 लाख रुपए मैक्सिमम दिया जाएगा। यदि इवन इफ आपके 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है किसी बैंक में, तब भी आपको 5 लाख रुपए मैक्सिमम गारंटी है, उसका आपका इंश्योरेंस है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का रहता है। स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान, स्टैंडर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान, किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने बनाया है स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान 2022। एंड तो इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। आईएसआई मार्क कौन रिलीज करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिलीज करता है। देन एग मार्क है, वो कौन रिलीज करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, एग मार्क रिलीज करता है इसको। देन अपीओ मार्क है, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मार्क है, वो रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। बीआईएस हॉल मार्क रिलीज किया जाता है बीआईएस के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इसको यूज किया जाता है। देन और के लिए भी हो सकता है, हमें देखना पड़ेगा। देन नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स मार्क है, जो भी नए व्हीकल, नई जो कार है, गाड़ियां हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, वो हम पढ़ चुके हैं कि कौन इशू करता है? अपेडा करता है। एग्रीकल्चर प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, उसको इशू करती है इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। इसकी स्कीम भी देखी थी हमने। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रजिस्टर किया गया है एज ए सोसाइटी अंडर द इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको पीपीपी मोड में एस्टेब्लिश किया गया है। इट है मतलब इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर का दोनों का पार्टिसिपेशन है। प्राइवेट सेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रोम, फिकी एंड सीआईआई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट लाइज विद डीपीआईआईटी के पास लाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसका जो चेयरमैन होता है, उसका इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। इसको अपॉइंट करते हैं मोदी जी, ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। इंडस्ट्री के रिकमेंडेशन पे इसको चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी होती है जिसको रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको कंपनीज एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? इस रेगुलेटरी अथॉरिटी में 15 मेंबर हो सकते हैं। एंड इसका जो काम क्या है? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना था। जो इंडिया जो लिस्टेड कंपनी होती है, उनका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनकी ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है, उनको सबको इंप्रूव करने के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 15 मेंबर होते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं? सोशल एंड एनवायरमेंट प्रोसेस इंटरेस्ट को, सोशल एंड एनवायरमेंट कंसर्न को बिजनेस एक्टिविटी के साथ इसमें लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में इंडिया को इसमें मैंडेटरी कर दिया गया था 2% ऑफ द नेट। यदि कोई कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है? मोर देन 500 करोड़, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है। जिसका नेट वर्थ कितना है? 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसी कंपनीज को अपना पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है, उसका एवरेज निकाल के उसका 2% क्या है? उनको सीएसआर पे स्पेंड करना है, मैंडेटरी है, ठीक है। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर उनको स्पेंड करना पड़ता है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए। तो इनका जो सीएसआर स्पेंडिंग है, उसका यदि ये स्पेंड नहीं करेगी कंपनीज, जो भी एलिजिबल कंपनीज को स्पेंड नहीं करेगी, तो वो क्या माना जाएगा? सिविल रॉन्ग माना जाएगा। एंड पहले उन पे क्रिमिनल केस चलते थे, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, परंतु अभी इसको क्या कर दिया गया? सिविल रॉन्ग डूइंग कर दिया गया, उसको सिविल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। एंड ये इसको मॉनिटर कहाँ पे किया जाएगा? सीएसआर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है एमसीए का जो कॉर्पोरेट एमसीए 21 पोर्टल है, उस पे लॉन्च एमसीए 21 पोर्टल पे इसको मॉनिटर किया जाता है। सीएसआर एक्टिविटीज में इंक्लूड कर दिया गया था किसको? स्वच्छ भारत कोष में यदि कंपनीज जमा करती है पैसा, तो उसमें सीएसआर एक्टिविटीज में माना जाएगा। क्लीन गंगा फंड के लिए कोई भी कंट्रीब्यूट करती है कंपनीज, तो उसको भी माना जाएगा सीएसआर एक्टिविटी। एंड पीएम केयर को माना जा सकता है। उसके अलावा एजुकेशन वगैरह बहुत सारे सेक्टर्स में है। नेक्स्ट इज सेबी। सेबी ने लॉन्च किया है BRSR,
तो BRSR क्या है? BRSR क्या है? ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की गई थी, एंड कितने बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है और कितने सस्टेनेबल है, ये रिपोर्ट रिलीज की गई है सेबी के द्वारा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर 1000 लिस्टेड कंपनीज है, उनको जरूरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है अभी रिसेंटली, तो उनको ये रिपोर्ट लॉन्च करनी पड़ती है, उनको पब्लिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो धन्यवाद, ये हमारा था पोर्शन रिलेटेड।